हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित जीके टाइप से लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी सिविल सर्विस एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। और सभी एग्जामों के अंदर किसी में तो 2, किसी में 3, किसी में 4, 5 भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि संविधान से संबंधित होते हैं। और संविधान से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आता ही है। तो यह जो संविधान टॉपिक है इसको आप अच्छे से देखिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। आप जाके हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप याद करिएगा। आगे देखिए, यदि सेकेंड नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया है। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना उसका गठन 1953 ईस्वी में किया गया है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा पूछा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मतदाता दिवस है ना वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है मतदाता दिवस, यहाँ पर जनवरी हमारा छूट गया है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी में, उसी के लिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। और यह जो मतदाता दिवस है 2011 से मनाना स्टार्ट किया गया है। तो इसको आप याद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वह संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। वह जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वह अस्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा के। तो इसको भी आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो लेखांकन का जो कार्य है ना वह महालेखाकार के द्वारा किया जाता है भारत सरकार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ है। तो कारगिल दिवस का जो गठन है ना वह 26 जुलाई को हुआ है। तो इसको आप याद करिएगा। आगे है जो हमारा अगला प्रश्न देखिए, यदि 7 नंबर प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं वह महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। आगे यदि देखें 8 नंबर प्रश्न कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो यह जो प्रस्ताव है उद्देशिका यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है ना वह अनुच्छेद 78 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है। तो इसको याद करिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 है ना वो भारत सरकार में संविधान सभा का निर्माण का आधार था, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, ठीक है। इसको याद करिएगा आप। 12 नंबर यदि प्रश्न देखें कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो यह जो प्रारूप समिति है इसका गठन है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसको आप याद करिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अंदर भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत आता है कि संविधान में भारत को क्या बोला गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है। 14 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान है इसको लागू किया गया है। तो इसको आप याद करिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। 16 नंबर यहीं पर प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा प्रश्न पूछा है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है। तो मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन जो प्रणाली है इसको मार्ले मीटो सुधार द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है।
17 नंबर यदि प्रश्न देखें कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विधेयक से इसका संबंध है और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट करिएगा और याद करिएगा। 18 नंबर यदि प्रश्न देखें कि उद्देश्यक प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है, तो 13 दिसंबर को उद्देश्यक प्रस्ताव जो था ना उसको प्रस्तुत करा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 19 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा है कि 1946 के प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसको गठन जो था वह करा गया था। जो कि 1946 का प्रारूप समिति था उसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया है। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि प्रश्न है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है। तो जो नगर पालिकाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता है ना वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और साथ ही में याद करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जेवी कृपलानी जी जो थे ना वह झंडा समिति के हमारे अध्यक्ष थे, तो इनको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद करिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान को अंकित करने की तिथि क्या है। तो भारत का जो संविधान है ना उसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया है, इसको आप याद करिए। जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए सभी प्रश्न, इसलिए अच्छे से देखिए सभी प्रश्नों को। 25 नंबर प्रश्न है कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न पूछा है कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो 23 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप जो समिति है इसको पारित किया गया है, तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर कि पॉकेट वीटो जिसे जेबी वीटो बोला जाता है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो दोनों एक ही का नाम है, इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है। तो ज्ञान जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि उद्देश्यक प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्यक जो प्रस्ताव है ना इसको पारित किया गया था, तो इसको आप याद करिएगा। आगे बढ़ते 30 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है कि भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जनहित याचिकावाद का जो जनक है वह PN भागवती है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। तो ये दोनों को याद करिएगा क्योंकि दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 31 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो संसद के द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय जो है इसका स्थापना करा गया है। ठीक है, 32 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वह HC मुखर्जी थे। ठीक है, 34 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, अब बताना है आपको।
कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी गई है, और साथ ही में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन है ना वह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को करा गया था, और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 389 है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। 35 नंबर यदि प्रश्न देख ले कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया जो है उसको लिया गया है। तो इसको आप याद करिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं कि जो संविधान के अंदर संशोधन करने का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। 36 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो उस टाइम पर टोटल अनुसूचियां की संख्या जो थी वह 8 थी। तो इसको आप याद करिएगा। अगला यदि प्रश्न देखें कि मूल कर्तव्य किस अनुशासन पर जोड़े गए थे, तो सरदार पुर सिंह के अनुशासन पर मूल कर्तव्य जो थे ना वो जोड़े गए थे संविधान के अंदर। 38 नंबर यदि प्रश्न देखें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जो है यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो ना बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर लगभग। 39 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ना संविधान के अंदर वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको आप याद करिएगा। और यहीं पर 40 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है कि मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया, यानी मूल कर्तव्य जो है ना हमारे संविधान के अंदर वो किस देश के द्वारा लिया गया है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ जो था, जिसे रूस, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो वो रूस से यानी भूतपूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य यह लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 11वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची जो थी ना उसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। यदि 42 नंबर प्रश्न देखा जाए कि मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है, तो अनुच्छेद 51 के ए तथा भाग 4 के ए के अंदर मूल कर्तव्यों को डाला गया है। मूल कर्तव्यों को भाग यदि बात करें तो भाग 4 के ए के अंदर डाला गया और अनुच्छेद 51 के ए के अंदर। तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि अगला प्रश्न देखें कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1985 में किया गया था, 10वीं अनुसूची को उस टाइम पर जोड़ा गया था। इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या है भारतीय संविधान के अंदर 12। इसको आप याद करिएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है ना इसका वर्णन किया गया है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची के अंदर भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। इसको आप याद करिएगा। अगला यदि प्रश्न देखें कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो भाषाएं हैं ना ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसे हम शॉर्ट में BDMS के नाम से भी याद कर सकते हैं कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है, तो BDMS का फुल फॉर्म क्या होगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही में याद करिएगा। अगला यदि प्रश्न देखें कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं, यानी जो इनका अपना बोल सकते हैं कि जो पावर होते हैं ना उनका बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची के द्वारा। तो इसको आप याद करिएगा।
49 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने के लिए कनाडा के संविधान से लिया गया था। इसको आप याद करिएगा। 50 नंबर यदि प्रश्न देखें कि 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ जो है इनका जो वर्णन है वह 7वीं अनुसूची के अंदर है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सूचित किया जाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सूचित किया गया था। अगला यदि प्रश्न देखते हैं कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। तो पांचवी जो अनुसूची है ना उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित जनजाति है, इनका वर्णन करा गया है। इसको आप नोट करिएगा। 53 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ना वो भारत के प्रथम वायसराय था। इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल विधेयक का संबंध आता है। ठीक है। 55 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया। यानी 14 वर्ष के जो बच्चे 14 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे वह कारखाने में काम नहीं कर सकते, या किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन करा गया। तो अनुच्छेद 24 के अंदर। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा वायसराय का पद जो है वह कब सूजित किया गया है। तो वायसराय का जो पद है ना 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको सूजित करा गया था। अगला यदि हम प्रश्न देखें कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया। तो प्रस्तावना के अंदर करा गया है हम भारत के लोग शब्दावली का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं जो कि अगला हमारा प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का अवधारणा जो है वह लिया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 59 नंबर यदि प्रश्न देखें कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग जो थे ना बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है ना वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो हीरालाल जी कानिया है। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न देखें यदि कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो 1935 का भारत शासक अधिनियम जो था ना वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। तो लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु समिति ने सिफारिश की है। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 1935 का अधिनियम है उसको दास्ता का अधिकार पत्र बोला गया है। अगला यदि प्रश्न देखें 65 नंबर की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर वी.एन. राव जी जो थे ना वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। इनको आप याद कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को विधि दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला यदि प्रश्न देखें कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 352 के अंदर मंत्रिमंडल शब्द जो है इसका उल्लेख करा गया है।
अगला यदि हम प्रश्न देखें कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, तो 26 नवंबर 1930 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही में इसको याद करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, तो अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया था। ठीक है। आगे यदि प्रश्न देखें, 70 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है, तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 71 नंबर यदि प्रश्न देखें हम कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 ईस्वी में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, उसमें मतदाता जो मत यानी वोट देने के आयु जो 21 वर्ष था उसको घटा के 18 वर्ष किया गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही में याद करिएगा। 72 नंबर प्रश्न देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य बने थे, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, वो मुंबई से संविधान सभा के अंदर सदस्य बने थे। अगला यदि प्रश्न देखें 73 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, तो पिगली वैकेया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा उसका डिजाइन तैयार किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को संसद के किन सदन में पेश किया जाता है, तो जो धन विधेयक होते हैं ना वह संसद के लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। 75 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक भारत का मनुक्ख किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनुक्ख कहा जाता है। ठीक है। 76 नंबर यहीं पर प्रश्न देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। और प्रेजेंट में अभी राष्ट्रपति कौन है, इसका आप आंसर कमेंट करके आप बताइएगा। कमेंट कोई नहीं करता है। 77 नंबर जो प्रश्न है कि नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था, उस टाइम पर नवी अनुसूची को संविधान के अंदर जोड़ा गया था। अगला यदि प्रश्न देखें 78 नंबर की, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के जो प्रस्तावना है उसके अंदर संशोधन करा गया है। ठीक है। 79 नंबर यदि प्रश्न देखें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका अनुच्छेद के अंदर वर्णन कराया गया है, जो कि 23-24 के अंदर। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। 82 नंबर यदि प्रश्न देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिवेशन के द्वारा हुआ था, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है उस अधिनियम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1600 में है। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं लोकसभा के, जिसमें 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। तो लोक लेखा समिति के अंदर जो टोटल सदस्य होते हैं वह 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 84 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय आपात किसमें कौन सा अनुच्छेद का
निलंबन को जाता है, तो अनुच्छेद 19 को जाता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है। 85 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी को संसद का प्रथम बैठक हुआ था। तो इसको आप याद कर सकते हैं। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना, वो अपने पद के शपथ नहीं लेते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो 73वें 74वें संविधान संशोधन हो रहा था, उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का जो राष्ट्रपति है वह आते हैं। 89 नंबर यदि प्रश्न देखें कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग का प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख करा गया है। 90 नंबर हम प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आते हैं। 91 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान का मेगा कोड किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को, और मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के मेगा कोड मौलिक अधिकार को और भाग 3 को बोला जाता है। 92 नंबर यदि प्रश्न देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, जो अनुच्छेद 32 के अंदर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा बोला गया था। इसको आप नोट करिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न की किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1979 ईस्वी में, उस टाइम पर संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 94 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति। 95 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो यह जो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध का समवर्ती सूची हो गया, और प्रस्तावना की जो भाषा है ना, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, वो एग्जाम में अवश्य ही पूछते हैं कि केंद्र सरकार या जो है ये सब किससे लिया गया, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, इस टाइप के प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलिएगा। 96 नंबर यदि प्रश्न देखें कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अंदर टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा के लोग 12 होते हैं और लोकसभा के 2 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के अंदर। 98 नंबर यदि प्रश्न देखें कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो जो धन विधेयक होते हैं वो अनुच्छेद 110 के अंदर इनका उल्लेखन कराया गया है। इसको आप याद कर सकते हैं। 99 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 1952 ईस्वी में भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव हुआ था। और पहली बार भारत के अंदर संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों को याद करिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे हमारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इनको आप याद कर सकते हैं, नहीं आप याद करिएगा क्योंकि प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, और संविधान से तो एकदम प्रश्न आते ही हैं। 101 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो संसद के अंदर हम धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व अनुमति जो होता है वो राष्ट्रपति का अनुमति होना जरूरी होता है।
ऐसे और भी करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके जीएस के लिए आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे जाइए वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को ओपन करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड जो वीडियो है अपलोड किया गया है। तो वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो तो सब देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं कर पाता है।